3% नहीं चाहते बल्कि 30% मुसलमान चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 अब आने ही वाले हैं और सबके जहन में एक ही सवाल उठता है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कई तरह के सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। ये सर्वेक्षण देश के दो बड़े वोट बैंक समुदायों के बीच किया गया, यानी कि मुस्लिम और दलित समुदायों के बीच में, जिसके नतीजे ये रहे कि मुस्लिम समुदाय के बीच जो सर्वे किया गया उसका परिणाम ये था कि मात्र 3% मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, जबकि 52% मुस्लिम लोग राहुल गांधी को पीएम बनाता हुआ देखना चाहते थे। उधर दलित समुदाय पीएम मोदी के पीछे एकजुट है और 60% दलित समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को दोबारा चुनना चाहा, जबकि 20% दलित समुदाय राहुल गांधी के पक्ष में था। तो ये सर्वे देश की जनता किस तरह के मूड को बताता है, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ एक बेहद विद्वान पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जावेद मलिक जी हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं। और हमारे साथ एक ऑथर संदीप सिंह मौजूद हैं मुंबई से। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा संदीप सिंह जी से कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो है एक बड़ा वोट बैंक है, एक इंप्रेसिव वोट बैंक है। इसके बीच जो सर्वे हुआ उसके नतीजे बिल्कुल उल्टे हैं। जहां मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग चाहते हैं कि मोदी दोबारा पीएम न बने और दलित समुदाय के लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी दोबारा पीएम बने। इसकी वजह क्या है, संदीप सिंह जी? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और आपने जो बात कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं उसको क्वालिफाई करना चाहूँगा पहले कि आजकल बहुत तरह के सर्वे आते हैं। तो ये आप जो बात कर रहे हैं वो बिहार वाले सर्वे की बात कर रहे हैं या किसी और सर्वे की बात कर रहे हैं? जी, हम सीएनएक्स सर्वे की बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के सिर्फ 3% लोग चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और दलित समुदाय के 60% लोग चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं लगता है। मोदी जी कई सालों से कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय में उनके आउटरीच के लिए, और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये सर्वे से ये समझ में आ रहा है। तो उनको ये समझना होगा कि शायद कुछ सेक्शन में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है, शायद ये भी बात सच हो। तो और हर नेता अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे कि हम पाकिस्तान का एग्जांपल लें, भारत का हर प्रधानमंत्री चाहता है कि वो आया तो उससे पाकिस्तान दोस्ती कर लेगा और मामला सुधर जाएगा। मोदी जी भी ये सोच के नवाज शरीफ के घर चले गए थे शादी पे, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। तो वो बात है कि हमारे नेता कब किस चीज को समझें। और दूसरा, ये आउटरीच इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो एक बड़ी आबादी है, इस देश की जनता है, तो आउटरीच करना पड़ेगा एज ए गवर्नमेंट, दे कांट इग्नोर हिम। तो एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो आउटरीच कंटिन्यू रखेंगे। संदीप जी, आपने एक बड़ी उत्तम बात कही कि इस सर्वे की विश्वसनीयता जो है वो क्या है। तो जावेद मलिक जी इस पर बात करेंगे, जो कि भाजपा से जुड़े नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो जावेद मलिक जी, इस सर्वे कह रहा है कि सिर्फ 3% मुस्लिम समुदाय चाहता है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। आपका क्या कहना है इस पर? जावेद मलिक जी, सीएनएक्स के सर्वे में ये सामने आया कि सिर्फ 3% मुस्लिम समुदाय जो है वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरी नजर में सर्वे बिल्कुल गलत है। 3% नहीं चाहते बल्कि 30% मुसलमान चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जितना भी लाभार्थी वर्ग है, लगभग 37% ऐसा वर्ग है मुसलमानों का जिसको मोदी जी की सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ मिला, जो अब से पहले न कभी मिला था और न कभी मिलने की संभावना थी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते। जी। तो जो सर्वे हुआ है वो सर्वे कहीं ना कहीं गलत रूप से हुआ है। जितने भी पसमानदा समाज के लोग हैं, जो पिछड़ी हुई जाति के मुसलमान हैं, जिनको मोदी जी ने केंद्र बिंदु बनाकर योजनाओं का लाभ दिया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो और अन्य तरह की जितनी भी योजनाएं थी, सबका लाभ मुसलमानों को मिला और वो लाभ 37% था। तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 30% मुसलमान इस देश का ही चाहता है कि मोदी जी दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने। जी, बहुत खूब। तो आपने पूरे आंकड़े को उलट दिया, कहा 3%, कहा 30%।
लेकिन आपने पसमानदा की बात की, तो सिर्फ पसमानदा ही चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? जो उच्च वर्ग के मुस्लिम समुदाय हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं? नहीं, वो कभी नहीं चाहेगा। उच्च वर्ग का मुसलमान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जो राजनीति करता है उच्च वर्ग का मुसलमान, वो टारगेट वाली राजनीति करता है। वो पसमानदा समाज को भीड़ की तरह दिखाकर दूसरी पार्टियों को बेचने का काम करता है। पसमानदा समाज एक ईमानदार वोटर है, और जिसने उसके को भला किया, जिसने उसको फायदा पहुंचाया, उसने उसका एहसान उतारने का काम किया। दूसरी सरकारों को भी सिर्फ दूसरों लोगों ने बताया कि भाई हम तुम्हारे लिए भला करेंगे तो हमें वोट दो, तो वो सिर्फ इसी बना पे वोट देता रहा। लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने करके दिखाया। उस करके दिखाने की बदौलत मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक छोटा सा, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 7 ऐसी सीट विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को, और वोट की संख्या, वोट की तादाद लगभग 4000 से लेकर 10,000 तक रही। इसका मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा अंशुमान जी। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आपका वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन ऑडियो आ रहा है, आप बोलिए। वीडियो भी आएगा। तो कुछ 7 विधानसभा सीटें ऐसी रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जहां हार जीत का अंतर 200 वोट से लेके और 1700 वोट तक रहा। जहां टोटल मुसलमान वोटर था, जिन बूथों पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट थी, वहां से वोटें निकली। एक एक विधानसभा में 4-4 हजार, 3-3 हजार वोट निकली। और सबसे ज्यादा वोट निकली जेवर विधानसभा में। ये आंकड़ा मैं आपको सौंप दूंगा, जिसमें लगभग 10,500 वोट मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को मिला। जी, तो पसमानदा राकेश मुसलमानों का कुमार जी, वोट था, पिछड़ी हुई जाति के बहुत मुसलमानों का वोट था। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने उपचुनाव के आंकड़ों को देखा। मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा की भारी जीत हुई थी, और आजम खान जैसे दिग्गज नेता को भी हार का सामना करना पड़ा था, उनके लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राकेश कुमार जी, अगला प्रश्न आपके लिए है कि जावेद मलिक जी का साफ साफ कहना है कि सर्वे गलत है, 3% नहीं बल्कि 30% मुसलमान मोदी जी को दोबारा पीएम बनने में देखना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं थोड़ा आंकड़ों की मदद से बात करना चाहूंगा, और मैं आपको 1582 में ले जाना चाहूंगा, जब अकबर भारत का बादशाह हुआ करता था, और उसको हम अशोक से तुलना करते हैं। तो जब अकबर ने सब धर्मों को साथ लाने की कोशिश की, उस समय पर अकबर के साथ क्या हुआ? तो मैं यहाँ पर जो है जावेद जी से सहमत हूँ, और मैं इस बात को अलग ढंग से कहता हूँ कि अकबर बादशाह होते हुए भी, ऑल पावरफुल होते हुए भी, उसको ब्लेस्फेमी का दोष लगाया गया। तो भारत में ही नहीं, विश्व में ये एक समस्या है कि जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो यहाँ पर सम्राट के और धार्मिक नेता के बीच में युद्ध है, और ये भारत से लेना देना नहीं है। इसमें आप ईरान में चले जाइए, आप तुर्की में चले जाइए, अफगानिस्तान में चले जाइए, इवन जो पाकिस्तान बना था धर्म के नाम पर, वहां पर भी जो शासक होता है वो धार्मिक नेताओं को स्वीकार्य नहीं है। आप अकबर को स्वीकृत नहीं करा सके, महात्मा गांधी जिन्होंने कि मतलब पूरा जीवन लगा दिया, जब देश का विभाजन हो रहा था 9 कदी में बैठे थे, पर किसने उनकी बात मानी? लेकिन जो जावेद जी की बात में दम है वो ये है कि उस समय जिन लोगों ने वोट डाला था वो सारे शिक्षित थे, आम मुसलमान को वोटिंग राइट नहीं था। तो जब विभाजन हुआ तो उन शिक्षित लोगों के 100% वोट के बावजूद भारत से बहुत अधिक संख्या में हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तान नहीं गए। तो जावेद जी यहाँ तक ठीक है कि आम मुस्लिम जो है वो बिल्कुल सही दिशा में सोचता है, लेकिन जो उनके नेता है जिनके बारे में उन्होंने कहा, नहीं राकेश जी, आप बहुत पिछले इतिहास की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जावेद जी ने महात्मा गांधी इतिहास नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो उनको एक भीड़ की तरह इस्तेमाल करता है, और उसके रहते आप आज ही नहीं 1000 साल बाद भी जब ये वोट कराएंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, क्योंकि जो सर्वे करने वाले हैं वो जाते हैं वहां पर जहां पर पढ़े लिखे और उनके संपर्क है। तो इस सर्वे से यही परिणाम हमेशा आना है। हमें क्या करना है कि हमने एक सेकुलर भारत को स्वीकार किया है, हमारे पास एक संविधान है, हम संविधान के तहत अपनी प्रजा का सेवा का कार्य करें और इस पर
करें, परिणाम जो आएंगे वो समय के साथ बदलेंगे, लेकिन कभी हम धर्म पे चलेंगे, कभी हम जाति पे चलिए चलेंगे, राकेश जी, हम आपकी बात समझ गए। आपका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय घेटों की तरह बिहेव करता है और वो अपने धार्मिक नेताओं के कहने में चलता है, ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम समाज को उनके नेताओं ने ऐसा बजट किया, समाज ऐसा है या नहीं है, नरेंद्र मोदी के शासन काल में बहुत समय बदला भी है और मानसिकता बदली है देश की, तो हम क्यों नहीं ऐसा सोच सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर भी इसका असर पड़ा हो। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस पर? आप पूरी बात सुन रहे हैं। देखिए अंशुमन सिंह जी, इसमें जैसे 12 राज्य है और 48 लोकसभा क्षेत्र है। सर्वे बहुत छोटे स्तर पर किया गया, बहुत बड़े स्तर पर सर्वे नहीं हुआ। अब देखिए सर्वे क्या था, जावेद जी तो क्योंकि बीजेपी के नेता हैं और वो अपने प्रधानमंत्री को वोट ज्यादा दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक प्रेरित सर्वे है। अब राहुल गांधी को आप क्योंकि मुस्लिम नेताओं को ज्यादा दिलाना चाहते इसलिए हैं कि वो मुस्लिम के पर ज्यादा प्रभावित हो जाए कि आने वाला 2024 का जब चुनाव होगा तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव होगा, क्योंकि देखिएगा अभी श्री राम के नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री जी जा जाते हैं। हमारे उदयपुर में एक कांड हुआ, आपको पता है कि रैत करके हत्या कर दी गई। आज प्रधानमंत्री जी हमारे जोधपुर में थे तो उन्होंने फिर वो मामला उठाना शुरू किया। तो आप जब 52% राहुल गांधी को दिलाने से, वायनाड से वो सांसद है, आज भी वो मुसलमानों की मेहरबानी से सांसद है, ये बात सही है हकीकत, उसे मानना चाहिए, क्योंकि यूपी में हारने का कारण भी जो बना वो भी आपको पता है। अब मैं बार बार जो बात, ममता बनर्जी को 8% बताते हैं, नीतीश कुमार को 6% बताते हैं, अरविंद केजरीवाल को 14% बताते हैं और अखिलेश को 8% बताते हैं, ओबीसी को 4 से 5% बताते हैं। वो प्रधानमंत्री बनाने का जो क्राइटेरिया बता रहे हैं। और फिर आप दलित की जब बात करते हैं, दलित में मायावती सबसे बड़ी दलित कहलाती है। 10% लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने और 58% लोग दलित चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो देखिएगा आने वाला समय में मुस्लिम वोट भाजपा को मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं है उनको, कि उनको ये मालूम है कि दलित वोट, ओबीसी वोट हमको मिलकर के अगर हमको सरकार बनाने में जो मदद, मुस्लिम ज्यादा नहीं करेगा। ये जावेद जी चाहे भले कहीं भी कुछ भी कह दें, मुस्लिम ज्यादा प्रधानमंत्री को चाहेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को ओबीसी चाहता है 64% बनाना। तो आप अगर मुस्लिम 52% बनाना चाहता है राहुल गांधी को और ओबीसी चाहता है 64% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो इस सर्वे से साफ होता है कि आने वाला समय जो दूरीकरण का, तुष्टीकरण का जो आरोप प्रधानमंत्री जी और भाजपा लगाती आई है, उसको और खोल करके आएगा। देखिए हमारे जो 4 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के जो चुनाव होंगे, जिसमें तेलंगाना तो बिल्कुल मुस्लिम वाला मामला है, अगर राजस्थान की बात करें तो मिला जुला मामला है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात तो अलग है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं 2024 में, प्रधानमंत्री अपनी स्थिति को सुरक्षित, इस सब चीजों से प्रधानमंत्री जी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने मुस्लिमों के लिए कुछ योजना चलाई। साफ तौर पर ये कहना है कि पीएम मोदी के लिए आपकी सलाह ये है कि वो मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा ना करें, ये आप ये कहना चाहते हैं? आप सर्वे तो यही कहता है, सर्वे अगर राहुल गांधी को मुस्लिम को करार करना चाहता है और प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल ओबीसी और दलित को देकर के वो आगे बढ़ाना चाहता है, इस सर्वे के आधार कह रहा हूँ, मैं अपने आधार पे कुछ नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, देखिएगा ओबीसी जो है 15% राहुल गांधी को चाहता है, 5% अखिलेश को चाहता है, 3% अरविंद केजरीवाल को चाहता है, नीतीश कुमार को 3%, 10% अन्य लोग चाहते हैं। तो इसका मतलब सर्वे से क्या है, आप सर्वे देखिएगा 12 राज्यों में 48 लोकसभा क्षेत्र है, इस सर्वे साफ कहता है कि हम मुस्लिमों की तरफ कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने निश्चित तौर पर जो कहा है कि हमारे इस्लामिक पूजा पद्धति सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारत में है, इसलिए मुसलमान भारत में रहना चाहा, पाकिस्तान नहीं गया। मैं स्वीकार करता हूँ। जावेद मलिक बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी आपके सामने जावेद मलिक बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम इम्प्रेस्ड हैं मोदी जी के काम से, हम तो वोट देंगे उनको, हम उनको वोट दिलवाएंगे भी, और वो गिना रहे हैं कि हमने कितने % वोट दिलवाए हैं। संदीप जी आप क्या कहेंगे? अरे अंशुमन सिंह जी, जावेद जी नहीं कहेंगे तो मैं और आप कहेंगे क्या? इनको फिर आगे का भविष्य सुरक्षित रखना है नहीं रखना है? तो संदीप जी, अगला प्रश्न, आपने पूरी डिबेट सुनी, पूरी चर्चा सुनी, जावेद मलिक की बात सुनी, श्याम सुंदर शर्मा जी की बात सुनी, राकेश जी की बात सुनी। आप एक लेखक है, ऑथर हैं, आप एक अपने आप एक अथॉरिटी हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ अभी जी तो देखिए ऐसा है कि 2 लोग होंगे तो 3 विचार होंगे, तो विचारों की तो कमी नहीं होगी। और जहाँ तक राजनीति है
तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस दिखेंगे। अब सवाल ये है कि कुछ सीटों पे ये बात है कि जहाँ मुसलमान वोटर हैं वहाँ बीजेपी जीती, और ऐसे भी बहुत सीट हैं जहाँ पे बीजेपी को कुछ भी वोट नहीं मिला, जहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं। कोई मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी खड़ी करती है, वो नहीं जीतते हैं, बड़े बड़े नाम खड़े होकर हारे हैं बीजेपी के सीट पे। हाँ, अब लोकल लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे कुछ लोग जीते हैं, और कुछ कई जगह असेंबली सीट पे कुछ कुछ कैंडिडेट जीते हैं। और जहाँ तक बात पोलराइजेशन की है, वो बीजेपी करे नहीं करे बाकी लोग करेंगे, कोई नहीं करेगा तो मीडिया करेगी। तो वो एक सच्चाई है जो हमारे चुनाव में रहने वाली है, हम चाहे उसको जितना हटाने की कोशिश करें, और वो किसी न किसी तरह के से बात डाली जाएगी। अभी हमने देखा कास्ट सर्वे हुआ, तो अब वो इसी बात का उद्योतक है कि ये बात फिर से मुद्दा बनेगा चुनाव में। तो ये तो रहने वाला है, और ये बात सच है कि बीजेपी को उतने मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे जितने बीजेपी एक्सपेक्ट करती है। अब वो समय के साथ बदलेगा क्या, अभी तक वैसा बहुत ट्रेंड इनकरेजिंग नहीं दिखता है। देखिए, सर्वे कह रहा है कि 3% वोट मिलेंगे, जावेद मलिक बोल रहे हैं कि 30% वोट मिलेंगे। तो आपका क्या आंकड़ा है, कितने फीसदी वोट देते हैं आप? अच्छा, उसमें एक लाइन, हाँ, नहीं, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि मुस्लिम समुदाय सर्वे में एकदम सच बोला हो, ये भी मैं स्वीकारता नहीं हूँ, क्योंकि उन पर कई जगह हमने देखा प्रेशर पड़ा है, कई जगह मारपीट भी हुई है कि जब वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो सर्वे में हर कोई सत्य बोलेगा, ये भी हम नहीं मान सकते हैं मुस्लिम समुदाय में, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर होता है कि आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो ये फिगर शायद थोड़ी ज़्यादा हो, बट वो डबल डिजिट होगी ये मैं नहीं मानता हूँ। 3 का 6 हो सकता है, बट डबल डिजिट होगी मैं नहीं मानता। जावेद जी का कहना 10 गुना ज्यादा है। ये 30% मुसलमान भाजपा के साथ हैं, 30%। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपसे, माफी चाहूंगा जी, नहीं, देखिए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका आंकलन मुझसे अलग होगा, और मैं स्वीकारता हूँ कि वो अलग हो सकता है। नहीं, मैं आपसे एक बात बताता हूँ जी। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि 3 तलाक का जब मुद्दा उठाता है, माननीय मोदी जी ने 3 तलाक कानून लाए थे, और उसके बाद मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला था, तो कितनी महिला ये कह देंगी खुल करके हमने वोट दिया है? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा महिला ये बात कह पाएंगी। ऐसे ही पसमानदा मुसलमान जो है, जो पिछड़ी हुई जाति का मुसलमान है, जो दबा कुचला मुसलमान है, जिसको मोदी जी ने आगे लाने का काम किया, वो आपको क्या हमको बता के वोट नहीं देगा कि मैं भाजपा को वोट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो वोट मोदी जी को दे रहा है, मोदी जी के नाम पे वोट दे रहा है, और वो किसी को बता के देगा नहीं, और ना ही बताएगा कि मैं वोट दूंगा नहीं दूंगा। तो आप तो इस बात का पता बूथों से लगा सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का डाटा सेम डे अगले दिन आ जाता है, और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की नीतियों के कारण इस बार वोट मिलेगा, और पिछली बार भी मिला, हमने विधानसभा चुनाव में खुद देखा है। तो और दूसरा ये कि सर्वे जरूरी नहीं है, सर्वे ये भी दिखा सकता था कि मुसलमान 50% वोट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 50% वोट मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की मिलेगी, बस उस सर्वे को भी गलत बता देता जी। अच्छा राकेश जी, एक इस सर्वे में एक और इम्पोर्टेंट पॉकेट है दलित समुदाय का, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दलित समुदाय मायावती को वोट नहीं देके मोदी जी को 60% वोट देना चाहता है, राहुल गांधी को नहीं देना चाहता। इवन जो कर्नाटक, जो फिलहाल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको सिर्फ 2% समर्थन मिला है दलित समुदाय का। तो इस मैसिव सपोर्ट का, दलित समुदाय के मैसिव सपोर्ट का कारण क्या है राकेश जी? मेरा ये मानना है कि एक आम आदमी इन आंकड़ों के ढंग से नहीं सोचता है। ये जो पत्रकार सोचते हैं और जो आम आदमी सोचता है, वो दोनों बहुत अलग अलग सोचते हैं। मैंने डिजिटल पेमेंट्स, जिस समय कोविड चल रहा था, काफी मैंने सोशल किया, उसमें मैंने देखा तो जो सब्जी वाले से लेकर लोग हैं वो इस चीज को महसूस करते हैं, और उनके ऊपर इस प्रकार का कोई धार्मिक दबाव उस सेगमेंट में है नहीं। तो अब जो ये यहाँ पर जो देखिए, मैं यहाँ कहूंगा कि जिस प्रकार से और जगह पर जो सामाजिक संरचना थी वो इस तरह भीड़ की तरह लोगों के हाथ में हुआ करती थी, यहाँ भी वो ढांचा पूरा टूट गया। तो अब वहां पर काम के आधार पे बात हो रही है, वहां पर नेताओं के आधार पे नहीं हो रही है कि उसने कहा और वोट डलेगा।
ये स्थिति 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उधर मुस्लिम वोटर्स में भी आ सकती है। लेकिन जरूरी यह है कि इसके लिए हम संविधान पर फोकस रखें, हम तुष्टीकरण इन सब पर ना चलें। धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आएगा कि वो जैसा बिहेव करते हैं वैसा उनको फल मिलता है, तो धीरे धीरे लोगों की जो आस्था है वो धर्म विशेष, जाति विशेष और नेता विशेष से हटकर अपनी प्रगति के बारे में आएगी। तो ये इस जगह पर एक ब्रेक थ्रू हो चुका है, ये कहूंगा। अच्छा, अगला प्रश्न श्याम जी से है, उनका बड़ा लंबा जर्नलिस्टिक अनुभव है, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि दलित समुदाय का जो ये मास सपोर्ट है मोदी जी के पीछे, उसकी क्या वजह है कि वो मायावती को भी पीछे छोड़ देता है, खड़गे को भी पीछे छोड़ देता है, राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ देता है और इतने खुल के खड़ा हो जाता है मोदी जी के साथ? वजह क्या है इसकी जमीनी स्तर पे? श्याम जी। देखिए अंशुमन सिंह जी, आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में मोदी जी को जो आप बता रहे हो अभी 58% दलित जाता है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा कम हुआ, कर्नाटक में इतना नहीं मिला क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां पर चेहरा नहीं खड़ा कर पाए, अब खुद ही चुनाव लड़ रहे थे। तो अब लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर मोदी जी के पक्ष में जाता है माहौल, ये बात 100% कह सकते हैं, क्योंकि मायावती ने जिस प्रकार का माहौल पहले मायावती भाजपा के साथ मिलकर के सरकार भी बनाई है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में तो अलग था, मायावती अपने पॉकेट को रखती थी साथ में। अब वो मायावती की स्थिति जो कमजोर हुई है, आपने देखा कि अगले चुनाव में 400 करोड़ रुपए जो पकड़े गए थे, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताज कॉरिडोर वगैरह। अब वो मायावती तो बोलती नहीं है ज्यादा, हमारे यहाँ भी राजस्थान की बात करें तो केवल 6-7 सीटें जीत करके वो चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मायावती का जो प्रभाव पहले था वो कम हुआ है, इसलिए दलित वोट कांग्रेस के भी पक्ष में इसलिए कम जा रहा है आजकल कि कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस वोटर मानती थी दलित और मुस्लिम और बाकी सत्ता में आने का काम इन्हीं से होता था। अब क्योंकि दलितों को विश्वास हुआ, कुछ जिस तरह से कामकाज हुआ, अभी आपने देखा कि नई योजना लेके प्रधानमंत्री जी आए हैं, वो तो उसी वर्ग के लिए लेके आए कि भाई हम उनके इशारे से कुछ कर लेंगे। तो ये विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं आप? विश्वकर्मा जी। योजना, तो विश्वकर्मा योजना का मतलब ये है कि वो उस वर्ग को अपने पक्ष में लेने के लिए अब कितने सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि आज की स्थिति में जो जीतने वाला होता है उसके साथ चला जाता है, अब हारने वाले के साथ कौन जाएगा। इसलिए ये है कि कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या हुई, यूपी में पहले कांग्रेस ही रहती थी, कोई था ही नहीं। जब बीजेपी दो सांसद हुआ करते थे तो फिर तो कांग्रेस ही थी, और बाकी के दल जिस तरह से आए, कांग्रेस से छटक करके सारे दल चले गए। आपने देखा बहुत सारे दल कांग्रेस से निकल निकल के चले गए। तो कांग्रेस का अब अस्तित्व वापस बनेगा नहीं बनेगा ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कुछ दायरे में रह गया है कांग्रेस। पूरे देश में कांग्रेस जिस प्रकार से होती थी नहीं है, अलग अलग क्षेत्रीय दल विकसित हो गए, तो उसका फायदा निश्चित रूप से मोदी जी को मिला है, और अब 10 साल से वो है, तो अब यानी आगे भी कि श्याम जी कोशिश आप कर रहे ये हैं। चाहते हैं कि दलित समुदाय चाहता है कि उसका वोट बर्बाद ना हो, तो उसको विनिंग कैंडिडेट यानी पीएम मोदी को वो अपना वोट दे देगा, ये कहना चाहते हैं आप? जिस स्थिति जो बदलाव ले रही है, उसको पता है कि कांग्रेस, कहीं तो कांग्रेस ठीक ठाक होती है तो कांग्रेस के साथ जीत जाते हैं। अब देखिए केरल की जी स्थिति देखें तो अलग हो जाती है, और कहीं बाकी जगह दक्षिण वक्षिण देखें तो बहुत सारी जगह स्थिति थी वहां बीजेपी को नहीं एक्सेप्ट करते, जी तो 10 वैसे राज्यों में नहीं करते, लोकसभा इधर के उत्तर चुनाव भारत में ज्यादा वैसे करते हैं। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर था, इसमें स्पष्ट था कि मोदी वर्सेस हु, मतलब मोदी के सामने कौन, बस ये सवाल था इसमें। सर्वे में और कोई प्रश्न नहीं था, क्षेत्रवार प्रश्न नहीं थे। संदीप सिंह जी, आपने मुस्लिमों को लेके जो सर्वे के आंकड़े उस पर सवाल उठाए थे, इन दलितों को लेके जो सर्वे के आंकड़े हैं उस पर क्या कहना है आपका? क्या ये आंकड़े ठीक हैं या उसमें भी आपको कोई झोल नजर आता है? संदीप सिंह जी। हाँ, इस पे मैं इसलिए भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि जो सरकारी योजनाओं का लाभ दलितों को मिला है। अगर आप गांव में जाए, इंटीरियर गांव में भी, तो वहाँ लोगों के घर बने हैं, लोगों को आयुष्मान भारत में सहायता मिली है, लोगों की सड़कें बनी हैं। तो ये सब कुछ सच्चाई है जो आदमी जी रहा है उसको, और वो हर समाज का व्यक्ति जी रहा है। तो अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कई जगह कि कौन उनके नाम पे राजनीति कर रहा था और कौन उनके साथ राजनीति के साथ साथ उनका भला भी कर रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी अच्छे सड़क पे चलती है, आप बीमार पड़ते हैं तो आपको अस्पताल में सुविधा मिल जाती है, आपकी चिकित्सा हो जाती है, और आपका घर के लिए पैसे बन रहे हैं और घन बन रहा है, आपके घर में बिजली आ गई है और अब पानी भी पहुंच रहा है, तो इतना तो जागरूक होता है हमारे यहाँ का वोटर
कि वो जातिगत से ऊपर उठ के इस चीज के लिए वोट कर पाए। तो इस मामले में मैं सहमत हूँ। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि सिर्फ मोदी जी के होने से नहीं चलेगा, बाकी नेतागण कैसे हैं, नहीं तो कर्नाटक वाला सीन होगा। वो लोकसभा में फिर चुनाव जीतेंगे कर्नाटक में, और लेकिन राज्य का चुनाव हारते जाएंगे अगर वो नेता सही नहीं होंगे तो ये भाजपा को सोचना होगा। सर्वे तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी टीम को सही होना होगा। सही कहा आपने, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल टुगेदर टीम वर्क, क्योंकि एक आदमी नहीं है, जिम्मेदारी जो है सामूहिक होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जावेद मलिक जी जुड़ नहीं पाए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता था। जावेद जी, हाँ जावेद जी आप जुड़ गए। देखिए जावेद जी, अब अगला प्रश्न जो है वो दलित समुदाय को लेकर। आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, एक अच्छे नेता हैं आप। दलित समुदाय का क्या रुझान है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी भाई साहब ने एक बात कही कि जब अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा इलाज मिलेगा, राशन भी मिलेगा और बाकी सब सुविधाएं भी मिलेंगी, तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर आदमी वोट करेगा। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी का विरोध करके या मुसलसल किसी का विरोध करके यहाँ जिया जाए इस देश के अंदर। अब बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं और माननीय मोदी जी पर लोगों का भरोसा है। भाई साहब ने कर्नाटक का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा में जीत के आएंगे और विधानसभा में पता नहीं क्या होगा। यही स्थिति दलितों की और मुसलमानों की बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं बराबरी है। दोनों वंचित रहे हैं, दोनों पिछड़े हुए और दबे कुचले रहे हैं। तो मेरा भी मानना है कि मुसलमान भी, भरोसा कीजिए आप, बार बार इस बात को आप कह सकते हैं कि नहीं देंगे, मुसलमान भी वोट देते आए हैं और दे रहे हैं और आगे भी देंगे, और जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट देंगे। बहुत खूब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। वैसे जावेद जी, एक आपके लिए सलाह भी थी संदीप सिंह जी की, मेरी नहीं है, मैं सलाह देने के योग्य नहीं हूँ। जी जी संदीप जी ने कहा कि एक सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं, तो ये सलाह आप अपने जी नेता को पहुंचाइएगा कि सिर्फ मोदी जी कंधे पर चढ़ के काम नहीं चलेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात ये है संदीप, संदीप जी का बात। बिल्कुल, हमने इस बात को दोहराया भी है कि मान लीजिए लोकसभा में जीत के आते हैं और विधानसभा में पता नहीं क्या हो, तो इसलिए हमको और हमारे सभी पार्टी के नेताओं को इसके लिए सचेत रहना होगा, जनता के बीच में रहना होगा, उनको भरोसा दिलाना होगा कि जैसे मोदी जी काम करते हैं वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है, सुख दुख में साथ है हमेशा। जी बहुत खूब। तो हम लोग बैठे थे 20 मिनट के लिए, लेकिन आधे घंटे कैसे हो गए पता भी नहीं चला। तो बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन समय का तकाजा है कि इस चर्चा को खत्म किया जाए। तो कुल मिला के लबोलुआब ये रहा कि अलग अलग राय थी सबकी, सर्वे के आंकड़ों पर भी सबको डाउट था, लेकिन ये है कि लगता है जैसे कि जनता जो है मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और अगली बार शायद उनको दोबारा पीएम बनने का मौका दे। राहुल गांधी और बाकी लोग बहुत पीछे हैं अभी, जैसा कि आप लोगों से बात करके महसूस हुआ। आप सब प्रबुद्ध विद्वानों का, मित्रों का, सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।